हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शैलेश क्लासेज परिवार में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के समस्त डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं के लिए शैलेश क्लासेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन अध्यापकों की टीम द्वारा तैयारी करवाता है, आपको प्रिंटेड कंटेंट्स देता है, आपको नोट्स देता है, आपको लाइव क्लासेज प्रोवाइड करता है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एप्लीकेशंस पे सभी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ये था कि चलिए ठीक है, जो बच्चे मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो इनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है मैथ्स पढ़ने के लिए, उनके लिए हम ये एक 20 मिनट की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि अगर मैथ्स को अच्छे ढंग से सिस्टम वाइज पढ़ा जाए तो यह किसी को भी आ सकता है। और इसी कड़ी में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है 3 अंकों का एचसीएफ व एलसीएम, इसकी यह पहली वीडियो आपके लिए भेज रहे हैं। आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर हम यहां पे बात करें तो देखिएगा, जो आपका पहला चैप्टर है इसका नाम है, जो आपका पहला चैप्टर है इसका नाम है 3 अंकों का एचसीएफ व एलसीएम। ठीक है, ये तो वही बात हो गई जी कि ना फिल्म में शुरू देखा ना बीच देखा, सीधे अंत में आ गए, क्लाइमैक्स। अब आपको क्या पता चलेगा कि आखिर में कहानी है क्या। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे पहले ही बात कर दिया 3 अंकों की। जो लोग मैथ में कमजोर हैं, 1 अंक सीखा नहीं, 2 अंक सीखा नहीं, डायरेक्ट 3 अंक पे कैसे चले जाओगे। तो आइए हम आपको एकदम बेसिक से एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद मैथ्स में कहीं से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं एचसीएफ की। देखिएगा, एफ मतलब होता है अंग्रेजी में फैक्टर। ठीक है, फैक्टर होता है। हिंदी में इसे ही गुणनखंड बोलते हैं। इसी को हम लोग भाजक भी बोलेंगे। ठीक है, गुणनखंड बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। ठीक है, अब आइए, सी मतलब होता है कॉमन। कॉमन, इसी को उभयनिष्ठ बोला जाता है। उभयनिष्ठ बोला जाता है। ठीक है, और एच मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट अर्थात कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। इसी गुणनखंड या भाजक को अपवर्तक भी कहा जाता है। अपवर्तक भी कहा जाता है, इसके 3 नाम हैं। तो इस तरीके से आप समझिएगा इस बात को कि यहां से नाम पड़ता है आपका एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब पहला ही चैप्टर ये है आपका 3 अंकों का एचसीएफ व एलसीएम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ बहुत अच्छी आ जाए, आपको किसी से कुछ पूछना ना पड़े, आपको 25 में से 24 नंबर आ जाए, तो बहुत धैर्यपूर्वक ये वीडियो देखिएगा, और एक एक पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट आपको सिखाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। अब आइए, इसी कड़ी में एक एक शब्द को जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, इसका मतलब जानेंगे, और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं फैक्टर। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं गुणनखंड, इसी को आप लोग बोलते हैं भाजक, इसी को आप लोग बोलते हैं अपवर्तक। अपवर्तक, इतने नाम हैं, है ना।
जैसे जब किसी को नया नया प्यार होता है, पता है चलता है लड़की का नाम कुछ और है, कोई उसको बाबू बोल रहा है, कोई सोना बोल रहा है, कोई जानू बोल रहा है ना। तो जो भी आप प्यार से बुला लेते हैं, तो यहां पर भी इसी तरह से जो ये फैक्टर है ना, जो अंग्रेजी वाले प्यार करते हैं उसको फैक्टर बोलते हैं, जो थोड़ा और ज्यादा प्यार कर लेते हैं वो गुणनखंड बोलते हैं, जो ज्यादा जानकार हो जाते हैं हमारी तरह वो कहते हैं कि इसको हम भाजक भी बोल सकते हैं, और जो कहते हैं ना ना हम एकदम लिखल की भाषा बोलब की तविया वाली, वो इसको अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये अपवर्तक चीज क्या है, ये अपवर्तक होता क्या है। तो ध्यान से सुनो बालक, देखो जैसे अगर हम यहां पे लिख दें 10, तो ये 10 जो है ना, ये आपका 2 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। कटने का मतलब यह है कि अगर इसमें 10 में भाग दोगे ना इन सब से, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यह कटने का तात्पर्य होता है। ठीक है, जैसे हम लिख लें 6, ये 6 में 1 से भाग दोगे, 1 छक्का 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 6 एकन्नम 6। ऐसे हम लिख ले 15, तो 15 में 1 से भाग दोगे, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 15 से। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अब अगर ध्यान से समझना हमारी बात को, ठीक है, अगर हम इन संख्या से इन संख्याओं में भाग दें, तो पूरा पूरा इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये लोग काट रहे हैं, तो ये लोग कहलाएंगे अपवर्तक, अपवर्तक या भाजक। और ये लोग कहलाएंगे, ये जो है ना, ये लोग कहलाएंगे 10, 6, 15 इसके गुणज। ठीक है, या अपवर्त, इसके बारे में भी बात हम करेंगे। ठीक है, या इसी को हम बोलेंगे भाज्य। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एकदम एक एक अंडरस्टैंडिंग एकदम जीरो, मतलब ऐसे समझो जिसको मैथ नहीं आती उसके लिए ये वीडियो एकदम वरदान साबित होगी। ठीक है, आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, बस इसको देखिए, और सिलेबस कंप्लीट करना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए शैलेश क्लासेज का। ठीक है जी, तो ये 10 में अब यहां पे बात आती है कि इसका मतलब ये निकला, जैसे 10 से भाग दिया, ये 10 कट गया, 3 से भाग दिया 6 कट गया, 5 से भाग दिया 15 कट गया। तो जिससे भाग देने पे जो संख्या कट जाती है वो गुणज कहलाती है, और जिससे भाग दे रहे हो जो भाजक है आपका, वही अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। बात समझ में आ गई आपके, यहां तक क्लियर हो? तो ध्यान से सुनो, अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा बताओ, अब तो जान गए, तो ये बताओ अपवर्तक की परिभाषा क्या है? अपवर्तक, भाजक, गुणनखंड, गुणनखंड, फैक्टर, इतने नामों से जानते हैं बाबू। ठीक है, तो अब बात आती है कि चलो ठीक है भाई, आपने बता दिया, हम जान गए, तो अब बता दीजिए इसकी परिभाषा क्या है। तो बड़ी सुंदर सी डिफिनेशन लिख रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, समझा तो आपको दिए ही है, प्रेम हो गया है, खत लिखना बाकी है ना। तो चलिए खत लिखते हैं इसके नाम, कि यदि किसी संख्या, मान लो ये संख्या हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कुछ भी, यदि किसी संख्या x, ठीक है, x वो वाली नहीं जिसे तुम याद करके रोते हो, यहां x मतलब कुछू। ठीक है, तो यदि किसी संख्या x से किसी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या क्या लोगे, तो भाई x चली गई तो दूसरी आएगी ना। तो चलो मान लिए y में भाग दें, भाग दें, तथा y
x से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, हो जाए तो x y का गुणनखंड कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, अब बड़े लोगों के सवाल होंगे, ठीक है, कि भाई ये तो एक बड़ी कठिन परिभाषा बता दी है, तो आइए बड़े छोटे और सहज शब्दों में हम आपको इसको समझा भी देते हैं। इसको क्या करेंगे, बहुत ही एकदम आसान सा एग्जाम्पल लेके समझा देंगे। पहले आइए, हमने लिखा क्या, हमने लिखा कि भाई यदि कोई संख्या x है, उसमें कोई दूसरी संख्या y से आप भाग दे दो, और जब आप y से भाग दो तो x पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो जो x है वो y का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। आइए इसको बड़े प्यारे से शब्दों में समझाते हैं। देखिए, हमने एक संख्या ली 10 और इसमें भाग दे दी 2 से, ठीक है, तो यहां आपने 2 पच्चे 10, अब ये क्या हो गया भाई, यहां पे ये आ गया 0। तो ध्यान से देखना, यहां पे इस पॉइंट को आप समझना, ये 2 किसका काम किया, x का, ये 10 किसका काम किया, 10 किसका काम किया, y का। तो अब जब आप 2 से 10 में भाग दिए तो शेष क्या आ गया, 0 आ गया, अर्थात आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्थात रिजल्ट इससे क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि 2 10 का गुणज है, 2 क्या है, 10 का गुणज। ठीक है, सॉरी यहां पे देखिए मिस्टेक हो गया, गुणनखंड है, गुणनखंड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कि जैसे हम 3 से भाग दे दें, किसमें, 36 में, तो ध्यान से देखिएगा, 3 एकन्नम 3, ये कट गया, यहां पे 6 आ गया, 3 दूना 6, ये घट गया, यहां पे 0 आ गया। अब यहां पे 0 आ गया ना, तो ध्यान से देखो, ये 3 किसका काम किया, x का, ये 36 किसका काम किया, y का। तो आप ऐसा पाएंगे कि ये जो 3 है ना, ये क्या है, आप कह सकते हैं, अर्थात इससे रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि 3 36 का गुणनखंड है, खंड है। बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर है। तो आपको यहां से एक एक पॉइंट जानना है, एक एक पॉइंट समझना है। देखिए सिलेबस हम ऑलरेडी ऐप पे खत्म करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे बात हो रही मैथ सिखाने की, मैथ जानने की। ठीक है, जैसे जब अगर आप अपनी प्रियतमा के, आप अपने महबूब के, आप अपनी वाइफ के सारे हर एक भावना को समझने लगेंगे, हर एक कमी बेसी को जान जाएंगे ना, तो ना तो कभी आपका ब्रेकअप होगा, ना कभी आपका झगड़ा होगा, ना कभी आपके प्रेम में खटास आएगी। उसी तरह से जब किसी सवाल के कॉन्सेप्ट को, उसके अच्छे बुरे को, एक एक पॉइंट को आप जान जाएंगे ना, तो आप हर सवाल को चुटकियों में कर देंगे। अब आइए यहां पे एक और पॉइंट पे चर्चा करना है, वो क्या है कि पूरा पूरा विभाजित होना। इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट्स होता है। देखिए आप भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं, और जो एक टीचर होता है ना, उसको हर एक पॉइंट आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पे एक शब्द है पूरा पूरा विभाजित होना। आइए जान लेते हैं थोड़ा भैया कि पूरा पूरा क्या है। अच्छा आप खुद सोचिए, अगर हम इस 5 में भाग दें 2 से, ठीक है, ये होगा 2 दूनी 4, ये आ गया आपका घटाने पर 1। ठीक है, अब क्या होगा, भाग जाएगी नहीं, यहां लगाएंगे दशमलव, यहां बढ़ जाएगा 0, और 2 पच्चे 10। ठीक है, और ये अब आ गया 0।
तो अब एक बात बताइए, ये काम किया x का और ये काम किया y का, तो क्या आप ऐसा बोलोगे? क्या आप मुझे बताओ, क्या आप इसका ऐसा रिजल्ट बोल सकते हो? क्या आप इसका रिजल्ट बोल सकते हो कि 2 5 का गुणनखंड है? गुणनखंड है, क्योंकि देखिए यहां पे हमने क्या कहा, पूरा पूरा भाग चली जाए, तो पूरा पूरा तो भैया यहां पर भी जा रही है, क्या दिक्कत है? शेष यहां पे भी 0 आ रहा था और शेष यहां पर भी 0 है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? तो अब आइए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि सर जी ऐसी क्या बात है। आइए हम आपके लिए एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि चलिए हमने लिख लिया यहां 18 और इसमें हमने भाग दे दिया किससे, 5 से, तो 5 तिहाई 15, घटाओगे 3 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां दशमलव लगेगा, यहां 0 बनेगा, 5 छक 30 और ये आपका आ गया 0। ठीक है, तो अब यहां पर भी 0 आ गया, तो क्या आप इसका ऐसा रिजल्ट दे सकते हो? रिजल्ट ऐसा दे सकते हो क्या कि 5 18 का गुणनखंड है? गुणनखंड है, क्या ऐसा रिजल्ट आप दे सकते हो? क्या आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हो कि सर 5 18 का गुणनखंड होगा? भाई पूरा पूरा भाग मतलब यही तो आपका उत्तर होगा, यहां पे देखिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा बेटा, आपका उत्तर होगा ऐसा नहीं कह सकते। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों नहीं कह सकते, तो हम उसके बारे में भी यहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए यहां एक शब्द है पूरा पूरा विभाजित होना। ठीक है, ये एक शब्द है जो पूरी परिभाषा को डिफाइन करता है और जो आपके हर एक सवाल का उत्तर देता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ये समझिए कि पूरा पूरा विभाजित होने से तात्पर्य क्या है, इससे आपका क्या तात्पर्य है, इसको आइए समझ लेते हैं। तो इससे यह तात्पर्य है कि पहली बात तो शेषफल शून्य होना चाहिए, शेषफल शून्य होना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, शेषफल तो शून्य है, लेकिन एक और चीज है, भागफल पूर्ण संख्या होनी चाहिए, भागफल पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात मतलब क्या? अर्थात मतलब बेटा कि ये जो दशमलव में आ रहा है ना, ये दशमलव में नहीं आना चाहिए। ये जो दशमलव में आ रहा है ना, ये दशमलव में नहीं आना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? चलिए जल्दी से बताइए, क्या यहां तक आप समझ गए? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तो अब आप यहां से समझ गए होंगे, मैं आपको थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूं कि जैसे हमने लिखा 12, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। हमने लिखा 20, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल लिख लोगे। अब बात आती है कि सर जी ई कैसे जानब कि कौन कौन कटत है, ई कैसे हमें पता चली? तो ध्यान से सुना, ओकरे खातिर हम यूट्यूब पे 5 पार्ट में विभाज्यता नियम पढ़ौले, बहुत सुंदर सुंदर पढ़ौले। ठीक है, तो के जाया विभाज्यता नियम का 5 वीडियो लोन देख लिया। ठीक है, तो वहां जान जाइबा कौन संख्या कैसे कटी। अरे भाई कटले मतलब ऐसे समझा कि जेकर कर्जा ले लहबा वही के लौटेबा ने, दूसरे के ले जाके देबा, कर्जा ले हमसे और दे दा फलाने के, ऐसा तो ना होई। तो कैसे कटी और का ओकर नियम है वो हम यूट्यूब पे पढ़ौले 5 पार्ट में, तो ओके जाके लोगन देख लिया। अब बात वेले यहां से एक ठे निष्कर्ष के,
ई का है ती 12 के गुणनखंड है, भाजक है, अपवर्तक है, अपवर्तक है, फैक्टर है। ठीक है बाबू। और ई लोग का है ई 20 के गुणनखंड है, ठीक है, भाजक है, अपवर्तक है, या आप कह लो फैक्टर है। ठीक है, यहां तक तो लोग के बहुत ढंग से समझ में आ गए हुई का होला कैसे होला। अब एक पॉइंट और तो लोग के समझा देती यहीं पे, ध्यान से सुनिए। आपने लिखा कि सर 12 का गुणनखंड होगा 1 2 3 4 6 और 12। चलो हम 16 लिख लेते हैं। 16 होला 1 2 4 8 16। चलो हम 20 के लिख लेते हैं। तो 20 को होला 1 2 4 5 10 और 20। तो जब ऐसे आप लिख लिए, जब आपने ऐसा लिख लिया, तो आप यहां से बेटा एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे। वो निष्कर्ष क्या है जरा सुनो। एक एक सब में है, ठीक है। तो भाई कौनो संख्या हो ओकर एक दाई पहाड़ा पड़बा तू है संख्या आई। एक सवैया 100, एक 20 20, एक 10 से 10, एक पंजे 5। तो इसीलिए ध्यान देना, एक को सर्वनिष्ठ भाजक या गुणनखंड या अपवर्तक कहा जाता है। ठीक है, तो एक को क्या कहा जाता है? सर्वनिष्ठ भाजक गुणनखंड अपवर्तक। प्लस यह सभी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड होता है, बात समझ में आ गई न हो। अब ध्यान से सुना, एकर कहानी देखा। अब यहां से एक रिजल्ट पे देखबा कि 12 के सबसे बड़ा 12, 16 के सबसे बड़ा 16, 20 के सबसे बड़ा 20। तो यहां से एक थे निष्कर्ष निकली। वो निष्कर्ष क्या है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। बात समझ में आ गई। एक और बात ही जान ला। अब देखा ध्यान से कि जैसे अगर हम कह दें 100 के गुणनखंड लिखा, 100 के गुणनखंड लिखो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखा, सबसे छोटा एकर हो गया 1, सबसे छोटा, और 100 हो गया, 100 हो गया सबसे बड़ा। तो जब ई हो गए, तो आप मुझे जरा एक बात बताइए, अगर सबसे छोटा पता है, सबसे बड़ा पता है, बीच में कुछ होबे करी, तो बीच में क्या मिल गया? 2 4 5 10 20 25 50। और जब यह मिल गया सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो आप कह सकते हैं कि भी संख्या के किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है।
निश्चित होती है। बात समझ में आ गई? तो अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को सारे लोगों तक पहुंचाइए, अपने उन फ्रेंड तक भी पहुंचाइए जेकरे गणित एकदम ना आवेले, उन्हें बतावा कि अगर यह वीडियो के या चैनल के या ऐप के डाउनलोड करके आप सीखोगे तो नो डाउट आपको न सिर्फ गणित, सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ हमको बताइएगा कि क्या आपको जितना हम पढ़ाए हैं उतना समझ आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो कहां नहीं आया। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका डीएलएड बहुत अच्छे नंबर से निकल जाए, आप हर पेपर में बहुत अच्छा कर पाएं, तो आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। शैलेश क्लासेज आपको प्ले स्टोर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां से डाउनलोड करके मात्र 444 रुपए की फीस में पूरा का पूरा सेमेस्टर नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ सीरीज के साथ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।